हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का डिस्कशन किया था। यूनिट सेल, लैटिस, स्पेस लैटिस, इन सब की बातें हम लोगों ने कर ली थी। पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 3 तो हमारे पास लेंथ हैं, अल्फ़ा बीटा ए बी सी, और 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ये इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज़ें हमारी कवर थी। अब हम इसके आगे देखा जाए टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पर आना चाहेंगे। पहले से आपके सामने चार्ट प्रिपेयर है। इससे पहले देखा जाए आपके एनसीईआरटी में भी ये एज इट इज़ चार्ट अवेलेबल है। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्हें एक्सियल लेंथ और ये रिलेशन पर पता होना चाहिए। पूरे जितने भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं उन सब क्रिस्टल को हम 7 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने लिया 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। यानी हम लोगों ने क्रिस्टल को, जितने भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं अपने को नेचर में या मैन मेड, उनको हम लोगों ने 7 टाइप में डिवाइड कर रखा है। और उनके देखा जाए पॉसिबल वेरिएशंस भी हैं। तो टोटल जो पॉसिबल वेरिएशंस मिला करके इनका नंबर देखिए 14 आता है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लें। आप लोग हमेशा वो 6 पैरामीटर को ही बेस मानना। 3 लेंथ, जिसको हम लोगों ने एक्सियल डिस्टेंस का नाम दे रखा है, और 3 एंगल्स, अल्फा बीटा गामा का नाम दे रखा है। सबसे पहले देखा जाए फर्स्ट सिस्टम हमारे सामने 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमारे सामने फर्स्ट सिस्टम क्यूबिक है। अब आपको सबको पता है क्यूबिक में 3 पॉसिबल वेरिएशंस बन सकती हैं। एक तो प्रिमिटिव, जहाँ पर केवल कॉर्नर पर ही एटम्स अवेलेबल होंगे। बॉडी सेंटर्ड, जहाँ पर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक एटम अवेलेबल रहेगा। फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ जितने फेस हैं 6 फेस हैं, 6 फेस पर एटम अवेलेबल रहेगा। तो क्यूबिक सिचुएशन में 3 पॉसिबल वेरिएशंस बनेंगे। एक्सियल डिस्टेंस सबको पता क्यूब है, आप पहले से जानते हो कि ए बी सी तीनों सिमिलर सेम होंगे, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री आएंगे। NaCl, KCl, Cu कॉपर, सिल्वर, ZnS देखो जिंक ब्लेंड है। ये ZnS जिंक सल्फाइड नहीं है, जिंक ब्लेंड है। ये जिंक का एक कह सकते हो कि ओर है, जिससे हम जिंक ऑप्ट करते हैं। तो ZnS यहाँ पर जो जिंक ओर है, ZnS जिंक ब्लेंड, उसकी यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्यूबिक सिचुएशन में अपने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखा जाए क्यूबिक के बाद अगला नंबर टेट्रागोनल का नंबर आएगा। टेट्रागोनल में क्या कंडीशन देखो बनेगी, एक तो 2 पॉसिबल वेरिएशंस आएंगे, एक तो प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर। यहाँ पर ए और बी तो सेम आएंगे, लेकिन सी इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने क्रॉस लगा रखा है। लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री आएंगे। वाइट टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, ये सब देखा जाए इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ साथ देखा जाए थर्ड नंबर पर ऑर्थोरोम्बिक की तरफ हम आएंगे। ऑर्थोरोम्बिक की सिचुएशन देखा जाए 4 के 4 जो अपने पास क्रिस्टल सिस्टम का 4 के 4 टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। आपको पता है एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पर एटम तो रहेंगे, साथ में 2 अपोजिट फेस पर भी एटम और अवेलेबल रहेंगे। तो पूरे के पूरे 4 पॉसिबल वेरिएशंस ऑर्थोरोम्बिक में अवेलेबल हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी कि ए और बी और सी ये आपस में देखो इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू, लेकिन तीनों के एंगल 90 डिग्री हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हैं। यहाँ पर देखा जाए रोम्बिक सल्फर, नाम से क्लियर है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सब सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं। आगे हम लोग पी ब्लॉक में इसका डिस्कशन करेंगे। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, PbNO3 लेड नाइट्रेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये सब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। चौथे नंबर पर देखो मोनोक्लिनिक का नाम आएगा, जिसमें केवल 2 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। जहाँ पर ABC तीनों देखो एंगल, तीनों लेंथ इक्वल तो नहीं रहेंगी, एक दूसरे से अलग रहेंगी। अल्फा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, लेकिन बीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं आएगी। तो मोनोक्लिनिक है, इसी के बेसिस पर देखो मोनोक्लिनिक सल्फर, जो कि सल्फर का एलोट्रॉप्स है, PbCrO2, Na2SO4 × 10H2O, ये सब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं मोनोक्लिनिक के।
5th नंबर पर हेक्सागोनल देखा जाए हमारे पास केवल एक पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव, ए और बी सेम है, सी सेम नहीं है। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं, गामा 120 डिग्री का है। ग्रेफाइट, जेडेनो, सीडीएस, ये सब देखा जाए, कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, ये सब इसके पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल को भी फोकस करना पड़ेगा। 6 नंबर पर देखा जाए रोम्बोहेड्रल नाम आ रहा है, केवल एक पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव। इसमें ए बी सी तीनों वैल्यू देखो इक्वल आएंगी, लेकिन अल्फा और बीटा और गामा ये तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे, यानी ये तीनों एंगल सेम होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। इसलिए देखा जाए ए इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिलेशन हमने बना रखा है। कैल्साइट देखा जाए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक और है। सिनेबार HgS मरकरी का और है, मरकरी का देखा जाए सिनेबार, इससे हम लोग मरकरी ऑप्ट करते हैं। कई बार आपके सामने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनता है मरकरी का और सिनेबार, ध्यान रखना आप लोग। क्वार्ट्ज सबको पता है SiO2 दो फॉर्म आते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन और एक क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस, तो अपने को क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करनी है। एंटीमनी SD, ये सब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास देखा जाए ट्राइक्लिनिक का नंबर है, इसमें केवल एक पॉसिबल वेरिएशंस हैं प्रिमिटिव। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि वेरिएशन यहीं पर है। अल्फा ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है आपस में, और तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल इक्वल भी नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। CuSO4 × 5H2O कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड। ये अपने पास पूरा का पूरा ये चार्ट जो हमारे सामने है, आपको इसको अच्छे से समझना है। कभी कभार 1 मार्क्स के क्वेश्चन लोग पूछते हैं, इसमें से एक क्रिस्टल की कोई टाइप दे देते हैं और एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। तो जैसे कि कभी एक बार मोनोक्लिनिक पर पूछा गया था, तो आपको केवल ये रिलेशन देना होता है। कभी मान लो ट्राई क्लिनिक पर क्वेश्चन आ जाए स्पेशली, तो आपको ये रिलेशन देना पड़ेगा, और अगर इसका एग्जाम्पल भी साथ में लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी सी बात है। इसलिए आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना। ये जो है पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अब जो पॉसिबल वेरिएशन के बेसिस पर देखा जाए, 3 तो हमारे पास क्यूबिक में है, 2 टेट्रागोनल में है, 4 ऑर्थोरोम्बिक में है, 2 मोनोक्लिनिक में है, और हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक में एक एक हैं। तो अगर इनका नंबर देखोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसी को हम नाम देते हैं 14 क्रिस्टल सिस्टम, यानी ब्रेवीज लैटिसेस का नाम देते हैं, क्योंकि ब्रेवीज एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसी को हम लोग ब्रेवीज लैटिसेस का नाम देते हैं, 14 ब्रेवीज लैटिसेस, क्योंकि ब्रेवीज मैथमेटिशियन ने सबसे पहले जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं इनके 14 स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए थे, जो कि आपके NCERT में 1-1 करके अवेलेबल भी हैं। आप उस स्ट्रक्चर को भी 3D में देख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा सॉलिड में ज़्यादातर इमेजिनेशन अपने को 3D में करना है। तो आपके सामने ये चार्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ज़रूर सबको समझना है, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से ये लोग निकालते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से ये लोग कभी कभी देते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की तरफ हम आपकी तरफ इसके आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बना करके हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने कह सकते हो कि अपने एटम्स इन्वॉल्व हैं, क्रिस्टल बनाने में कितने एटम की नीड है, तो उसकी तरफ थोड़ा मूव करेंगे और फिर इसके आगे फिर हमारा स्ट्रक्चर, पैकिंग और इन सब की तरफ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ये जो टेबल हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये सबके लिए बड़े काम की टेबल हैं, अच्छे से समझना करना इसको। फिर अब इसके आगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे। थोड़ा सा हम इसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब आपको सबको पता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट सेल की बात करें हैं, सिंपल, क्यूबिक और
प्रिमिटिव इसी को नाम देते हैं, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम देते हैं। जैसा कि आप सबको पता सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो यूनिट सेल प्रिपेयर होगा इसमें पूरे जो हमारे पास केवल कॉर्नर पर एटम अवेलेबल होगा, बाकी और कहीं पर एटम अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये हमारा यूनिट सेल है और इसकी केवल और केवल कॉर्नर पर एटम्स अवेलेबल होंगे। सब चीज़ें अपने नोट्स में अवेलेबल हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर इसके सब कुछ चीज़ें अपने सामने अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये देखना है केवल 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पर एटम हैं और इससे सिंपल सिचुएशन और बन भी नहीं सकती, आप सबको पता है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो ये कॉर्नर वाले एटम हैं, आपको मैं बता दूं कि सिंगल जो कॉर्नर के एटम हैं 8 यूनिट सेल से कवर होते हैं। तो अगर हम इस यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में अगर इनका कंट्रीब्यूशन पूछेंगे, जो कि एक एटम है और चारों तरफ मिला करके 8 यूनिट सेल से कवर है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा और कहीं पर दूसरी जगह पर एटम और है नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर यहाँ पर हम निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसकी तरफ आएंगे तो 8 यहाँ पर देखिए कॉर्नर एटम्स हैं और एक जो एटम कॉर्नर वाला है अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन इसको दे रहा है, क्योंकि ये सिंगल एटम 8 यूनिट सेल से सराउंडेड है, कवर है। तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 1/8 यहाँ पर देखा जाए 8 कॉर्नर एटम्स 1/8 एटम पर यूनिट सेल, 1/8 यहाँ पर देखा जाए पर यूनिट सेल। तो आपको देखने से लग रहा है कि 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू 1 एटम का कंसेप्ट बनेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू यहाँ पर देखो आपके सामने आ रही है, क्योंकि केवल कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर पर एटम ऑलरेडी हैं, बाकी और कहीं एटम नहीं है। तो हमारे सामने अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है, आपके आगे हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सिंपल क्यूबिक में या प्रिमिटिव में 1 एटम पर यूनिट सेल का केस यहाँ पर आपके सामने आएगा। क्या कंडीशन बन रही है, 8 कॉर्नर एटम है और 1/8 एटम पर यूनिट सेल आपके सामने अवेलेबल डाटा है, ये ध्यान रखना है। अब हम इसके सेकंड नंबर वाले केस की तरफ बढ़ना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा उस डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में देखा जाए, सबसे पहले हम सेकंड नंबर पर आ जाएं, बीसीसी अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट क्या कंडीशन है, ये जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम तो है, एक एटम इसके बीच वाले हिस्से में, बॉडी वाले हिस्से में भी देखा जाए एक एटम और आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ये बीच में बॉडी सेंटर वाला पार्ट है, एक एटम देखा जाए ये वाला आ जाएगा। तो अपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करना है बीसीसी अरेंजमेंट में। तो जो कॉर्नर वाली कंडीशन है वो तो एज इट इज है, जैसा आपके सामने है कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर देखा जाए जो कॉर्नर की कंडीशन है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हमें निकालना है, तो पहले देखा जाए 8 कॉर्नर एटम है और 1/8 एटम पर यूनिट सेल है। तो जो कॉर्नर वाले एटम है ये तो एक एटम 8 यूनिट सेल से कवर है, इसलिए ये तो वैल्यू 1 एटम के इक्वल आएगी। लेकिन जो बॉडी सेंटर वाला एटम है, बीच वाला एटम है, वो किसी और यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, 100% इसी का पार्ट है, इसलिए हम जरा उसकी बात करना चाहेंगे, ये बीच वाले एटम की बात करना चाहेंगे। तो जो इनका सेकेंड नंबर स्पेशली ये देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 1 एटम। और जो क्यूब के सेंटर में है, बॉडी सेंटर वाले पार्ट में है,
वो 100% इसी यूनिट सेल का पार्ट है, बाकी और किसी यूनिट सेल से जुड़ा नहीं है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना आएगा, कॉर्नर के एटम के बेसिस पर 1 एटम और बॉडी सेंटर वाले पार्ट के बेसिस पर 1 एटम। तो टोटल नंबर अगर यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम, 2 एटम्स यहाँ पर देखिए पर यूनिट सेल। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी सेकंड जो बीसीसी अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास 2 एटम पर यूनिट सेल आएंगे। सेंटर पर जो एटम है वो पूरा फुल कंट्रीब्यूशन इसके लिए है, और बॉडी सेंटर वाला जो केस है वो देखा जाए स्पेशली 1 एटम पर यूनिट सेल बॉडी ये कॉर्नर वाले एटम के बेसिस पर, और बॉडी सेंटर वाले के बेसिस पर 1 एटम पर यूनिट सेल। टोटल वैल्यू हमारे सामने 2 आएगी। अब हम इसके आगे थर्ड नंबर की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, थर्ड नंबर पर हमारा फेस सेंटर्ड का अरेंजमेंट आएगा, एफसीसी अरेंजमेंट आएगा। तो जरा उसकी बात कर लेते हैं, कितने एटम्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आएंगे पर यूनिट सेल, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आगे आप लोगों को इसको ध्यान से करना भी है, समझना भी है सबको। तो बड़ा आसान टॉपिक है, इजी है, आप लोगों को बस लिखते से ही समझ में आ रहा होगा। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। अब इसमें देखा जाए क्या कंडीशन बनेगी, वही सेम केस जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्यूब ड्रा करते हैं। क्यूब इस तरह से हम लोग ड्रा कर रहे हैं जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। अब इसमें देखो कंडीशन क्या बनेगी, जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर एटम तो आएगा ही आएगा, और जितने फेस हैं हर फेस पर भी एटम आएंगे। जैसे कोई एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये नीचे वाला फेस है, और एक ये सामने वाला फेस है। इसको देखा जाए 1 2 3 4 5 1 ये सामने वाला, एक पीछे साइड वाले में भी देखा जाए। अगर हम पीछे साइड वाले को भी दिखाना चाहें तो एक छोटा सा फेस यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, कहीं पर आप इमेजिन कर सकते हो। इसके पीछे जो पीछे साइड वाला आइटम है आप ये इमेजिन कर सकते हो, और ये जो है जो आगे वाला है जो इसके लिए है, तो आप इसके लिए देखो ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये देखो 3 और 3 ये कंडीशन देखो स्पेशली आ रही है। एक तो इस फेस पर मैंने एटम डाल दिया, इस पर डाल दिया, इस पर डाल दिया, नीचे वाले पर डाल दिया, अब इसके बाद देखो पीछे वाले पर और सामने वाले पर, ये 3 कंडीशन स्पेशली हमारे सामने वाले पर तो ये, पीछे वाले पर आपने ये डाल रखा है। ये कंडीशन देखो इसमें बनेगी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 फेस वाली कंडीशन देखो यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है इस वाले केस में। अब यहाँ पर समझना क्या है कि जो कॉर्नर वाली कंडीशन है वो तो एज इट इज़ है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। कॉर्नर वाले 8 कॉर्नर एटम हैं और 1/8 कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को ये प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एटम्स present at the corner इक्वल टू, यहाँ पर देखो 8 कॉर्नर एटम 1/8 एटम पर यूनिट सेल इक्वल टू 1 एटम। जैसा कि आपको पहले से ही पता है 1 एटम वाली कंडीशन देखो यहाँ पर बन रही है कॉर्नर के बेसिस पर। फेस के बेसिस पर देखा जाए कितने एटम का नंबर आ रहा है, स्पेशली टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द फेसेस। यहाँ पर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ फेस हमारे सामने देखो 6 हैं, जो ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रंट बैक पूरे 6 फेस हैं। और फेस पर जो एटम होता है वो 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है। देखो एक तो यूनिट सेल नीचे वाला, एक ऊपर वाला, तो बीच में जो एटम है आधा ऊपर वाले का पार्ट होगा, आधा नीचे वाले का पार्ट होगा। इसलिए 1/2
एटम पर यूनिट सेल। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये वैल्यू 3 एटम्स यहाँ पर आएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ एटम अगर अपने को निकालना पड़ेगा पर यूनिट सेल इक्वल टू, देखो 1 एटम कॉर्नर के बेसिस पर, 3 एटम फेस के बेसिस पर, तो 4 एटम का यहाँ पर नंबर निकल करके आ जाएगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में ये पूरा फेस, जितने कॉर्नर, हर कॉर्नर पर एटम, जितने फेस हैं हर फेस पर एटम। जो कॉर्नर वाले पर देखा जाए 8 कॉर्नर एटम्स हैं और 1/8 कंट्रीब्यूशन इसको देंगे क्योंकि ये 8 यूनिट सेल से जुड़ा है एक सिंगल कॉर्नर वाला एटम। फेस का जो एटम है 6 फेस हैं और आधा कंट्रीब्यूशन इसको दे देगा, हाफ, क्योंकि वो 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है। तो हाफ एटम पर यूनिट सेल, टोटल वैल्यू 3 आ जाएगी। तो टोटल नंबर जो यहाँ पर आ रहा है ये 4 एटम पर यूनिट सेल अपने सामने आ रहा है फेस FCC का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का। ये 3 टाइप के हमारे सामने पॉसिबल वेरिएशंस थे, रिलेशन थे। एंड सेंटर्ड अगर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ तो वही सेम कंडीशन आ जाएगी। ये वाली सिचुएशन तो एंड सेंटर्ड में सेम आएगी, 1 एटम तो आएगा ही आएगा। एंड सेंटर्ड में क्या है कि 6 फेस की बजाय केवल 2 अपोजिट फेस पर एटम अवेलेबल हैं। तो अगर 6 फेस पर एटम नहीं है, केवल 2 अपोजिट फेस पर एटम है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि तो अब यहाँ पर देखा 6 के बजाय केवल 2 एटम का नंबर आ जाएगा। और जो फेस पर एटम है हाफ कंट्रीब्यूशन दोनों यूनिट सेल को देगा, नीचे और ऊपर वाले को। यहाँ पर हाफ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें कभी एंड सेंटर्ड के नंबर की कहीं जरूरत पड़ जाए बाई चांस, तो यहाँ पर देखा जाए उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 1/2 वैल्यू 1 आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे 2। वैसे अपने NCERT में एंड सेंटर्ड के बेसिस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस केवल एक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए हम लोगों को एंड सेंटर्ड का डिस्कशन करना है, समझना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, बड़े आसान टॉपिक हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सिंपल क्यूबिक 1 एटम पर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड 2 एटम पर यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड 4 एटम पर यूनिट सेल। ये ध्यान रखना क्योंकि आगे हमें न्यूमेरिकल ऑनवर्ड्स में इसकी नीड है, इनकी ज़रूरत है। अब इसके आगे मैं थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। अगर बाई चांस कभी कभार मोल से रिलेशन करना हो तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि कोई अरेंजमेंट, सपोज करो अगर ये क्वेश्चन कहीं पर आ जाए आपके सामने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया जाए कि कोई भी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है और 2 मोल एटम से पूरा क्यूब हमारा क्रिस्टल प्रिपेयर है, कितने यूनिट सेल बनेंगे? तो आपको पता है कि 1 एटम पर यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट बनना है, तो जितने मोल एटम रहेंगे उतने मोल यूनिट सेल आ जाएंगे। बॉडी सेंटर्ड के लिए देखा जाए, क्योंकि एक यूनिट सेल के बनने में 2 एटम का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वहाँ पर 2 आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर बाई चांस मान लो पूरा क्रिस्टल हमारा बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट के बेसिस पर है और 6 मोल एटम वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल के आएंगे, उसका आधा कर दो, क्योंकि 2 यूनिट एटम से 1 यूनिट सेल बनेगा। फेस सेंटर्ड में चूंकि 4 से बनेगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल करके आ जाएंगे। तो ऐसे कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक आध नंबर का कहीं बनाया जाए तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ईजी टास्क होगा, आप लोग इसको ध्यान से समझना करना। अब हम इसके आगे आना चाहेंगे, अपना अगला जो स्टेप है स्पेशली इसकी तरफ, अब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन, आपको 3D में करना ही करना है जहाँ जरूरत पड़ेगी। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हम थोड़ा स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले देखा जाए हमारे सामने सिचुएशन आ रही है इन 1 डायमेंशन। इन 1 डायमेंशन, अगर मान लो इसको समझने के लिए आप ये मान के चलो कि आपके पास एटम मतलब एक स्फेरिकल सिचुएशन है, कई बॉल एक जैसे आपके पास हैं। अगर इनको 1 डायमेंशन में केवल अरेंज करना है तो आपके पास केवल एक तरीका देखो ऐसे बन सकता है, बाकी और कोई ऑर्डर यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट हमारे सामने देखो केवल बनेगा, बाकी और कुछ नहीं बनना है। इसमें एक चीज़ हम समझाना जरूर चाहेंगे कि एक वर्ड हमारे सामने कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कई बार पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एटम
कितने सराउंडिंग एटम नेबरिंग एटम के कांटेक्ट में है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मान लो इस एटम की बात करें, देखो एक तो ये इधर एक कांटेक्ट में है, एक इधर कांटेक्ट में है। यहाँ पर देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू निकल के आएगी ये 2 आएगी, और कोई वेरिएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में इन वन डायमेंशन में देखो एक पॉसिबिलिटी केवल हमारे सामने बनेगी, ऐसे आप बना दो या यूं आप अरेंज कर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 आनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के नंबर के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को वन डायमेंशन का अरेंजमेंट सबसे सिंपल है, इससे इजी और कुछ बनेगा ही नहीं। अब हम इसके आगे थोड़ा सा 2D में चलना चाहेंगे, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 2 डायमेंशन में देखो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा। अरेंजमेंट हम यहाँ पर आएंगे इन 2 डायमेंशन। जरा इसकी तरफ देखा जाए, 2 डायमेंशन अरेंजमेंट में हमें करना क्या है। एक तो देखा जाए हमारे सामने जो अरेंजमेंट है, 2 टाइप के अरेंजमेंट देखो बनेंगे। एक तो देखा जाए हमने जैसे मान लो कि ये एक लाइन बना दी है, ये सिचुएशन हमने दिखा दिया सपोज कर लो। अगला जो ये तो 1D है, अगर इसको 2D बनाएंगे तो जो अगला आइटम रखेंगे इसी की जस्ट नीचे अगर यहाँ पर हम पोजीशन दे दें ऐसे, ये देखा जाए, ये यहाँ पर हम ये सिचुएशन यहाँ पर देना चाहेंगे। अगला आइटम देखा जाए फिर इसी के नीचे हम पोजीशन दे रहे हैं, इसके नीचे हम बनाना जा रहे हैं। अगली लेयर देखा जाए फिर इसी के नीचे हम बनाना जा रहे हैं, ऐसे बनाते चले जा रहे हैं। ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर देखो, एक स्ट्रक्चर एक एटम ये है। अब 1 2 3 4। अब ये देखा जाए अगर इनको ऐसे मिला दिया जाए तो सिचुएशन आपके सामने जो दिख रही है, यहाँ पर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है, इसको देखा जाए स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर साथ में ये जो लेयर है, इसको अगर हम ए लेयर मान के चलें, ये जो आप लाइन मान के चलिए, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है। ये भी देखो ये लाइन आएगी, ये भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रही है, ये भी देखा जाए वही सेम कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रही है। इसको हम ए टाइप अरेंजमेंट का नाम देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का सिचुएशन है ये। देखो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने जो निकल करके आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो एक एटम है 1 2 3 4, 4 एटम के कांटेक्ट में है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 आएगा। इस वाले केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 52.4% यहाँ पर इस तरीके से पैकिंग वैल्यू, पैकिंग इफिशियंसी निकल कर किया जाएगी। मतलब पूरा जो हमारे क्रिस्टल का वॉल्यूम है और हमारे जो स्फेयर्स हैं, एटम हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल हैं, इनका जो वॉल्यूम है, इनमें अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे कितना परसेंट एरिया कवर हुआ है, तो 52.4% एरिया यहाँ पर हमें कवर होकर के, यानी ये कवरिंग हमारे सामने आएगी। तो 2 डायमेंशन में पहला सिचुएशन देखा जाए स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि देखो स्क्वायर कंडीशन है, ए टाइप अरेंजमेंट है, और 52.4% यहाँ पर पैकिंग सिचुएशन बनेगी। दूसरे नंबर पे देखा जाए एक कंडीशन ये बन सकती है, जो हमने एटम लगा रखे हैं यहाँ पर देखा जाए, ये बना रखे हैं। अगली जो हम लेयर बनाएं, अगर इसको ए लाइन बना दें, तो इन दोनों के बीच में देखो जो स्पेस है, यहाँ पर हम एटम को सेट करें। ये वाला देखा जाए सिचुएशन हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपके सामने रखें, ये कंडीशन क्रिएट करें। अब आपको देखने से लग रहा है कि ये जो एटम आप यहाँ पर सेट कर रहे हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे अलग है, इसको हम बी लाइन मान लेते हैं। अब अगला जो कॉन्फ़िगरेशन हम बनाए देखो, अब इसको इसी के नीचे अगला जो एटम यहाँ पर आप रखोगे, ये इससे मैच करेगा, फर्स्ट वाले से मैच करेगा। ये जो लाइन हम बना रहे हैं देखा जाए, ये फर्स्ट वाली से मैच करता हुआ देखा जाए पार्ट हमारे सामने है, ये भी ये लाइन आ जाएगा। अगला जो आप स्फीयर बनाओगे यहाँ पर, ये देखो बी वाली से मैच करेगा। अगर हम यहाँ पर इसको बनाना चाह रहे हैं ऐसे, ये बी वाले से को मैच करेगा। हमारे कहने का मतलब है ये बी लाइन, तो हमारे सामने ये ए बी टाइप अरेंजमेंट का देखो हम इसको नाम देते हैं कि ये ए लाइन अगर ये है, ये बी लाइन, ये भी ए लाइन, क्योंकि इस लाइन से थर्ड वाली लाइन मैच कर रही है, सेकंड वाली से फोर्थ वाली लाइन मैच कर रही है। इसको ए बी अरेंजमेंट का हम नाम देते हैं। अब जैसे देखो इस एटम की बात करें, ये एटम
अब देखा जाए 1 2 3 4 5 6, 6 के कांटेक्ट में देखा जाए ये जुड़ा हुआ है। अब इनके न्यूक्लियस को, इनके अगर सेंटर को हम ऐसे मिला दें तो आपको देखने से लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखा जाए आपके सामने हेक्सागन टाइप का बना हुआ है। इसको हम नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्यूब बना, स्क्वायर बना था इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। यहाँ पर हेक्सागन प्रिपेयर हुआ इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हम नाम देते हैं। चूंकि वन एटम 1 2 3 4 5 6 से कवर है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू निकल के आएगी ये 6 आएगी। यहाँ पर देखिए सिंगल एटम 6 एटम के कांटेक्ट में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा निकल कर आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास पैकिंग की वैल्यू स्पेशली निकल कर आती है, यहाँ पर देखो 60.4% एरिया एटम के थ्रू ऑक्युपाई होता है। यानी 60% देखा जाए 60% एरिया 60.4% एरिया एटम कवर करेगा और बाकी वैकेंट रहेंगे, मतलब पैकिंग इफिशियंसी 60.4% आएगी। अब ये हमारा 2D यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है। अब इसके बाद देखा जाए आगे 3D स्ट्रक्चर की बात आपने करनी है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। आपका इस वीडियो में मैं केवल इतना पार्ट कवर करूँगा, आप लोग अच्छे से समझना, बढ़िया से इसको करना। और इसके बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें स्ट्रक्चर का 3D अरेंजमेंट डिस्कस होगा और उसके आगे वाले अपने NCERT के टॉपिक्स डिस्कस होंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से करिएगा, समझिएगा। इसके नोट्स अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर सॉलिड स्टेट के कंप्लीट नोट्स डाल दिए गए हैं। पूरे नोट्स मेरा यह मानना है कि 100% सिलेबस कवर है उसमें। कोई भी क्वेश्चन NCERT में बोर्ड में उससे अलग बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप उतना भी पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 4 मार्क्स जो अपना बोर्ड ने सॉलिड स्टेट को अवार्ड कर रखा है 100% 4 मार्क्स कवर होगा। इसलिए आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और कोई प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट करना,